नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं जी। और हमारा खास ध्यान रहेगा S1 नाम की एक औषधि पर। हाँ। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ पारंपरिक ग्रंथ हैं और कुछ आधुनिक शोध और शिक्षण से जुड़े हुए भी। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों की मदद से S1 को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इतनी अहम मानी जाती है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो काउंट सीजर मार्टे के वो मूल ग्रंथ हैं जैसे डॉक्टर अकाउंट्स और ईयर मेट्रिक, ये तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नींव है। और दूसरी तरफ पटना में जो द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च यानी TWER है और डॉक्टर मिथिलेश चौबे, उनके काम से जुड़े दस्तावेज हैं। इनसे पता चलता है कि आज इस पद्धति को कैसे समझा और सिखाया जा रहा है। अच्छा, तो हमारा काम यही है कि इन सब स्रोतों से जो मुख्य जानकारी है उसे निकालकर S1 की एक साफ तस्वीर पेश करें। शुरू करते हैं। ये S1 औषधि स्रोतों के हिसाब से आखिर है क्या? इसका नाम भी स्क्रोफोलोसो नंबर 1 थोड़ा अनोखा सा लगता है। हाँ, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है आज। S1 पूरा नाम स्क्रोफोलोसो नंबर 1। ये नाम दरअसल काउंट मार्टे के समय की जो चिकित्सा शब्दावली थी उससे जुड़ा है। अच्छा। स्क्रोफुला शब्द उस जमाने में ग्रंथियों, खासकर गर्दन की ग्रंथियों की जो सूजन होती थी और उनसे जुड़ी जो पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं थी उनके लिए इस्तेमाल होता था। ओके। तो S1 मार्टे ने जो S सीरीज या स्क्रोफुलोसो ग्रुप बनाया उसकी पहली और शायद सबसे मुख्य दवा है। ये पूरी S सीरीज ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक कह सकते हैं आधार स्तंभ मानी जाती है। अच्छा, तो ये S सीरीज, इसका खास काम क्या बताया गया है? मतलब मार्टे के दिमाग में क्या था जब उन्होंने इसे बनाया? देखिए, स्रोतों के मुताबिक S सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शरीर की गहरी सफाई करना। मार्टे का ही मानना था कि कई बीमारियां, खासकर जो पुरानी बीमारियां हैं, वो शरीर में स्क्रोफुलस अशुद्धियों के जमा होने से होती हैं। ये अशुद्धियां मतलब एक तरह की गंदगी जो खून में और लसीका यानी लिम्फ में मानी जाती थी। अच्छा। तो S सीरीज का काम था इन अशुद्धियों को हटाना, ग्रंथियों की सूजन कम करना, त्वचा पर जो दाने फुंसी वगैरह निकलते हैं उनको ठीक करना और खून को साफ करना। मतलब एक तरह से शरीर का जो अंदरूनी माहौल है उसको शुद्ध करना। तो S सीरीज एक तरह की डिटॉक्स सीरीज हो गई अगर आज की भाषा में कहें तो, उस जमाने के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ही। फिर इस सीरीज के अंदर S1 की क्या खासियत है? ये S2, S3 वगैरह से कैसे अलग है? S1 को इस सीरीज का लीडर या सबसे प्रमुख दवा माना जाता है। स्रोतों के अनुसार इसका सबसे खास काम शरीर की लसीका प्रणाली यानी लिम्फेटिक सिस्टम जी। और खून को साफ करने यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन पर केंद्रित है। लसीका प्रणाली आप जानती हैं, हमारे शरीर की सफाई व्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। ये कोशिकाओं से बेकार चीजें और फालतू तरल पदार्थ हटाती है। तो S1 को इसी प्रणाली को उत्तेजित करने वाली और खून को साफ करने वाली मुख्य औषधि के रूप में देखा जाता है। पुराने ग्रंथों में इसे अक्सर दूसरी दवाओं के साथ एक बेस मेडिसिन मतलब आधार दवा के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। आपने पारंपरिक ग्रंथों का जिक्र किया, डॉक्टर काउंट्स और ईयर मेट्रिक, उनमें S1 के क्या खास उपयोग बताए गए हैं? मतलब किन किन बीमारियों या लक्षणों में इसे इस्तेमाल करने को कहा गया है? हाँ, डॉक्टर्स अकाउंट्स और ईयर मेट्रिक में S1 के उपयोगों की काफ़ी लंबी लिस्ट मिलती है। कुछ जो मुख्य संकेत हैं वो इस तरह हैं। पहला तो खून की अशुद्धि। अच्छा। इसे लगभग हर उस स्थिति में बेस माना गया है जहां शरीर में किसी तरह की गंदगी या टॉक्सिसिटी का शक हो। दूसरा, त्वचा रोग। इसमें फोड़े, फुंसी हैं, एक्जिमा, दाद, खुजली, सोराइसिस जैसे कई तरह के त्वचा के विकार शामिल हैं। अच्छा, त्वचा रोगों में भी? हाँ, और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि त्वचा की समस्याएं अक्सर अंदरूनी अशुद्धियों का, खासकर खून की अशुद्धियों का ही बाहरी प्रदर्शन होती हैं। तो S1 अंदर से सफाई करके इन समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है, ऐसा माना जाता है। ओके। फिर तीसरा, ग्रंथियों की सूजन। ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसमें टॉन्सिल का बढ़ जाना, थायराइड ग्रंथि की दिक्कतें या शरीर में कहीं भी लिम्फ नोड्स की सूजन, ये सब शामिल हैं। स्क्रूफुला शब्द का तो सीधा संबंध ही इसी तरह की ग्रंथियों की समस्याओं से था। जी जी। और फिर पुरानी सूजनें और स्क्रूफुलस रोग, मतलब ऐसी स्थितियां जो लंबे समय से चली आ रही हों और जिनमें ग्रंथियों या लसीका प्रणाली की भूमिका हो। और एक और चीज, बच्चों में कई बार ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, उन मामलों में भी इसका उल्लेख मिलता है। ये तो काफी व्यापक उपयोग है, खासकर ग्रंथियों, त्वचा और खून से जुड़ी समस्याओं में। लेकिन ये काम कैसे करती है? मतलब स्रोतों में इसके असर करने के तरीके के बारे में क्या बताया गया है? इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? हाँ, यहीं पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वो मौलिक और थोड़ा अनूठा सिद्धांत सामने आता है।
स्रोतों के अनुसार S1 सिर्फ केमिकल लेवल पर काम नहीं करती। अच्छा। माना ये जाता है कि ये शरीर के अंदर खून को तो साफ करती ही है, लसिका प्रणाली को सक्रिय करके विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करती है। लेकिन इससे भी गहरा जो सिद्धांत है वो है वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी का। वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी? ये क्या है? ये तो सुनने में बहुत ही अलग लग रहा है। हाँ, है ना। ये काउंट माटे के सिस्टम का कह सकते हैं केंद्रीय विचार है। वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी यानी वनस्पति बिजली। स्रोतों के अनुसार उनका मानना था कि पौधों में एक खास किस्म की जीवन ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी होती है और ये ऊर्जा मानव शरीर की जो अपनी जैविक बिजली है यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी उससे मेल खाती है। अच्छा। और जब शरीर में बीमारी आती है तो ये जो अंदरूनी बिजली है वो असंतुलित हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं जो पौधों से खास प्रक्रिया से बनती हैं वो इसी वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी के जरिए शरीर की अपनी ऊर्जा प्रणाली को फिर से संतुलित करती हैं। ओके। तो S1 को इसी वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करके इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर की सफाई व्यवस्था को सुधारने वाली दवा माना गया है। तो मतलब ये सिर्फ लक्षणों को दबाने की बात नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी ऊर्जा प्रणाली को ही ठीक करने का दावा है, पौधों की ऊर्जा का इस्तेमाल करके। ये तो वाकई पारंपरिक चिकित्सा से काफी अलग नजरिया है। बिल्कुल। क्या इसी दृष्टिकोण को आज भी वैसे ही समझा और पढ़ाया जाता है? अब जरा डॉक्टर मिथिलेश चौबे और उनके संस्थान द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च यानी TWER पटना की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो S1 पर काफी काम कर रहे हैं। उनका तरीका क्या है इसे पढ़ाने का? हाँ, ये कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। डॉक्टर मिथिलेश चौबे जो TWER के अध्यक्ष और रिसर्च डायरेक्टर हैं, वो S1 को सिखाने और समझने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाते हैं, जैसा स्रोतों से पता चलता है। अच्छा। वो मॉन्टेई के मूल सिद्धांतों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उन्हें आज के ज्ञान और शोध के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ जो शिक्षण होता है उसमें मुख्य रूप से 3 चरण शामिल हैं। अच्छा, क्या है वो 3 चरण? जरा विस्तार से बताइए। पहला है सैद्धांतिक कक्षा यानी थ्योरेटिकल क्लास। इसमें छात्र सबसे पहले S1 की जो बुनियाद है उसको समझते हैं। डॉक्टर अकाउंट्स और ईयर मैट्रिक जैसे जो मूल ग्रंथ हैं उनका अध्ययन होता है। जी। S1 का स्रोत क्या है, मतलब किन पौधों से बनती है, हालांकि स्रोत शायद पौधों के खास नाम ना बताते हों। इसका डाइल्यूशन लेवल क्या होना चाहिए, आमतौर पर 30th डाइल्यूशन का जिक्र है। और ये शरीर के किन अंगों या सिस्टम्स पर खास तौर से काम करती है, ये सब विस्तार से पढ़ाया जाता है। और एक खास बात यह है कि S1 की तुलना S सीरीज की जो दूसरी दवाएं हैं जैसे S2, S3, S5 वगैरह उनसे भी की जाती हैं। अच्छा, तुलना भी होती है? हाँ, इससे छात्रों को ये समझने में मदद मिलती है कि भाई किस स्थिति में कौन सी S ग्रुप की दवा ज़्यादा सही रहेगी, उनके बीच क्या बारीक फर्क हैं। अच्छा, तो पहले थ्योरी को बिल्कुल पक्का किया जाता है, वो भी पारंपरिक ज्ञान के आधार पर। फिर इसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल कैसे सिखाते हैं? यहीं पर दूसरा चरण आता है, व्यावहारिक प्रदर्शन यानी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। थ्योरी को अमल में कैसे लाना है ये यहाँ सिखाया जाता है। छात्रों को असली मरीजों के केस स्टडीज दिखाए जाते हैं, हाँ, गोपनीयता का ध्यान रखते हुए, जाहिर है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि S1 को अकेले कब देना है और कब इसे दूसरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं के साथ मिलाना है। स्रोतों में कुछ कॉम्बिनेशंस का भी जिक्र है, जैसे A3 है जो खून की नलियों पर काम करती है जी, BC5 है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है, F2 है बुखार और सूजन के लिए, या V3 है जो कृमिनाशक और आंतों से संबंधित है। अच्छा, कॉम्बिनेशंस भी। हाँ, फिर डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, खासकर वो जो 30 डाइल्यूशन विधि है उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, और दवा मिलाने के क्या नियम हैं, मतलब किन दवाओं को मिला सकते हैं किन्हें नहीं, इन सब पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो थ्योरी के बाद सीधे क्लिनिकल एप्लीकेशन पर फोकस है। सही दवा चुनना, कॉम्बिनेशन बनाना, डोज तय करना, ये तो काफी महत्वपूर्ण लगता है। और तीसरा चरण क्या है? तीसरा और शायद सबसे अलग चरण है क्लिनिकल शोध और अवलोकन, क्लिनिकल रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। TWER में, जैसा स्रोतों से पता चलता है, OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट आधारित रिसर्च पर जोर दिया जाता है। OPD आधारित रिसर्च मतलब ये कि छात्र और शोधकर्ता असली मरीजों में S1 के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, खासतौर पर त्वचा रोगों में, ग्रंथियों के विकारों में जैसे थायराइड है, टॉन्सिल है, और दूसरी जो पुरानी स्थितियां हैं, क्रॉनिक कंडीशंस, उनमें S1 के इस्तेमाल के जो नतीजे हैं
उनको व्यवस्थित तरीके से देखा जाता है। अच्छा। मरीज की स्थिति में कितना सुधार हुआ, लक्षणों में क्या बदलाव आया, रिकवरी कितनी तेजी से हुई, इसका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये चरण जो है वो दवा की प्रभावशीलता को असली दुनिया के सबूतों के आधार पर परखने और समझने में मदद करता है। ये तो वाकई एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। पारंपरिक ज्ञान से शुरू करके फिर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना और फिर उसे क्लिनिकल रिसर्च के जरिए परखना भी। इससे तो छात्रों को S1 की काफी गहरी समझ मिलती होगी। जी बिल्कुल। इस सब को देखते हुए डॉक्टर मिथिलेश चौबे का खुद का S1 के बारे में क्या नजरिया है? क्या उनके शोध या शिक्षण से कोई खास अंतर्दृष्टि, कोई इंसाइट मिलती है? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मिथिलेश चौबे S1 को सिर्फ एक दवा के तौर पर नहीं देखते। स्रोतों में उनके हवाले से एक बयान है जो उनके गहरे नजरिए को दिखाता है। वो मानते हैं कि S1 मानव शरीर की बायो इलेक्ट्रिक प्रणाली को बायोइलेक्ट्रिक प्रणाली? हाँ, बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम, उसको फिर से संतुलित करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। उनका कथन है S1 केवल एक औषधि नहीं, बल्कि यह मानव शरीर की बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम को पुनर्संतुलित करने का साधन है। जब रक्त और लसीका शुद्ध होता है तो शरीर की हर ग्रंथि अपना स्वाभाविक कार्य करने लगती है। यही इलेक्ट्रोहोमियोपैथी की मुख्य शक्ति है। बायोइलेक्ट्रिक प्रणाली, ये शब्द मुझे काउंट मार्टे की वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ता हुआ सा लग रहा है लेकिन शायद थोड़ा आधुनिक संदर्भ में, है ना? क्या स्रोत इस पर और बताते हैं कि डॉक्टर चौबे का इस बायोइलेक्ट्रिक विचार से क्या मतलब है? बिल्कुल, ये जुड़ाव एकदम साफ है। डॉक्टर चौबे का जो बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम का विचार है वो मार्टेई की वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी की अवधारणा का ही एक आधुनिक विस्तार या उसकी व्याख्या कह सकते हैं, जैसा स्रोतों से लगता है। अच्छा। वो इसे मॉडर्न इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च अप्रोच का हिस्सा मानते हैं। इस अप्रोच में कोशिश ये है कि मार्टेई के दो पारंपरिक सिद्धांत हैं, जैसे खून और लसीका की सफाई, ऊर्जा का संतुलन, उनको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की भाषा और समझ के साथ मिलाया जाए। जैसे पैथोलॉजी है, रोगों का अध्ययन, हाँ। और बायो इलेक्ट्रिसिटी यानी शरीर की अपनी जैविक बिजली, इन सब के साथ एकीकृत किया जाए। ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान को आज के साइंटिफिक लेंस से देखने और समझने की कोशिश है, ताकि इसकी प्रासंगिकता और ये कैसे काम करती है इसे बेहतर ढंग से समझा जा सके। वो सिर्फ लक्षणों के इलाज से आगे बढ़कर शरीर की जो बुनियादी कार्य प्रणाली है उसको ठीक करने पर जोर देते हैं। बनाने जैसा काम है। मार्टेई के मूल विचारों को लेना और उन्हें आज की भाषा और रिसर्च के तरीकों से जोड़ना, ये समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने S1 के बारे में काफी गहराई से बात की, उसके इतिहास से लेकर आज के शोध तक। अगर हम इस सारी जानकारी को अब संक्षेप में रखें तो हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य बातें क्या होंगी? हाँ जरूर। स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर S1 के बारे में जो मुख्य बिंदु हैं वो इस तरह से हैं। दवा का नाम है S1 यानी स्क्रोफोलोसो नंबर 1। जी। इसका मुख्य काम है खून और लसिका को साफ करना, मतलब ब्लड एंड लिम्फ प्यूरिफायर। जिन रोगों में खास तौर से दी जाती है वो हैं त्वचा रोग, ग्रंथियों की सूजन और खून की अशुद्धि। ठीक है। इसके काम करने का सिद्धांत स्रोतों के अनुसार खून और लसिका की सफाई और शरीर की वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी या बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम को संतुलित करना है। ओके। डाइल्यूशन जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो है 30वां डाइल्यूशन। इसे लेने का सामान्य तरीका है 2 से 4 बूंदें दिन में 2-3 बार, और अक्सर इसे दूसरी सहायक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं जैसे A3, C5, F2, V3 वगैरह के साथ मिलाकर दिया जाता है। अच्छा। जो मुख्य पारंपरिक स्रोत ग्रंथ हैं वो हैं डॉक्टर अकाउंट्स और एयर मैट्रिक। जी। और आधुनिक शिक्षण और शोध का जो स्रोत हमें मिला वो हैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे और द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च TWER पटना। ठीक। और TWER में जो पढ़ाने का तरीका है उसमें सिद्धांत, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और क्लिनिकल रिसर्च तीनों शामिल हैं। बहुत बढ़िया। ये सारांश काफी उपयोगी है। सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक जगह आ गई। वाकई S1 पर यह चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही। हमने देखा कि कैसे काउंट मार्टे के जमाने से चली आ रही एक दवा आज भी इस्तेमाल हो रही है। हाँ। और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उस पर शोध भी हो रहा है और उसे पढ़ाने के नए तरीके भी विकसित किए जा रहे हैं, जैसा डॉक्टर चौबे और TWER के काम से पता चलता है। और ये देखना भी काफी रोचक है कि कैसे पारंपरिक विचार, जैसे वो वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी वाला था, हाँ, वो आधुनिक शब्दावली जैसे बायो इलेक्ट्रिक सिस्टम में अपनी जगह बना रहे हैं। ये दिखाता है कि चिकित्सा पद्धतियां कभी स्थिर नहीं होती, वो समय के साथ विकसित होती हैं, नई नई व्याख्याएं जुड़ती जाती हैं, भले ही मूल सिद्धांत वही रहें।
S1 का ये सफर इसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है, किसी भी चिकित्सा पद्धति को समझने के लिए उसके मूल सिद्धांतों और उसकी जो समकालीन व्याख्याएं हैं, उन दोनों को देखना कितना जरूरी है। सही बात है। बायो इलेक्ट्रिक प्रणाली या वेजिटेबल इलेक्ट्रिसिटी जैसे विचार जो शायद मुख्य धारा के वैज्ञानिक मॉडल में सीधे फिट ना बैठते हों, फिर भी उस चिकित्सा पद्धति के भीतर क्या महत्व रखते हैं और वो स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का कौन सा एक वैकल्पिक नजरिया पेश करते हैं। ये सिर्फ S1 या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में नहीं, बल्कि ज्ञान की अलग-अलग प्रणालियों को समझने का एक व्यापक प्रश्न है।